एस एस टी आखिर हो ही गई ये SST। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। आप सभी आ चुके हैं अपने घर और आप सभी का पेपर आ चुका है मेरे पास। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपने पूरे सोशल साइंस सेट 1 के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कशन। कहाँ नंबर कटने चाहिए, कहाँ मिलने चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था, कैसे क्या करना था, तो चलिए सभी देखेंगे हम वीडियो में। तो इसलिए अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें जो भी डाउट हो। अब बिना किसी देरी के हम अपना पेपर शुरू करते हैं। देखो भाइयों, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैंने तुम्हारा पूरा पेपर देखा ये सेक्शन ए, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ पेपर काफ़ी एक सरल आया था। मतलब देखो क्या क्वेश्चन था पहला कि महात्मा गांधी जी चंपारण क्यों गए थे बिहार में। यार हमें सबको पता है कि ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ वो सत्याग्रह करने गए थे या क्या नहीं गए थे, गए थे ना। तो मतलब ज़्यादा टफ कुछ टफ ही नहीं था सर इसमें। ये तो मतलब जिन्होंने बहुत कम पढ़ा होगा उन्हें भी ये पता होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, नेशनल हाईवेज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो बच्चा सिर्फ NCERT भी पढ़ के गया होगा ना, उसने नेशनल हाईवेज़ वाला पैरा देखा है कि ये एक्सट्रीम रोड्स को, एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ को लिंक करती हैं, ये प्राइमरी रोड सिस्टम है इंडिया का। तो वो भी इस क्वेश्चन को बना सकता था और दो नंबर अपने ला सकता था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि महात्मा गांधी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार इन 1917 टू लेड अ सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन बिहार। ठीक है, द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो प्लांटेशन इन प्लेस ऑफ द फूड क्रॉप्स। ठीक है, डेट्स वाई गांधी जी गो देयर टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्स। तो हम ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन लिख सकते थे वहाँ पर, जो हमें 2 नंबर दिला देता मेरे हिसाब से। बाकी आप सभी जो लिख के लाए हैं तो मुझे कमेंट में बताना, उस हिसाब से मैं आपको सबको रिप्लाई दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो देखो भाई, नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, दे आर मेंटेन्ड एंड लेड बाय द अपना CPWD। ठीक है, तो अगर आप सभी ये 3-4 पॉइंट्स पे लिख के आए होंगे तो आपका बढ़िया काम हो जाने वाला है, वहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बताना एक बात मुझे कि कितने लोगों ने नेशनल हाईवेज़ में गोल्डन सुपर क्वाड्रिलेटरल हाईवे का आंसर लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों से, तो प्लीज़ वो कमेंट में अपना हाथ खड़ा कर दें। तीसरा क्वेश्चन आया था क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। बहुत मतलब ये तो यार गाजर वाला क्वेश्चन हो गया, गाजर मूली की तरह काटोगे क्या। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बतानी थी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बतानी थी और कुछ भी नहीं था। तो ये तो तुम कर ही आए होंगे, वही पक्का पता है। हाउ इज़ वन पार्टी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम 2 पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। देखो इसमें डिफरेंस तो कुछ नहीं था, बस हाँ थोड़े बच्चे फंसे होंगे तो वो एग्जाम्पल में फंसे होंगे क्योंकि बेचारों ने पढ़े ही नहीं होंगे एग्जाम्पल। देखो वो तो डिफरेंट कैसे होता है कि 1 पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, 2 पार्टी सिस्टम में हमारी 2 पार्टीज होती हैं, दोनों के फेयर चांसेस ऑफ विनिंग होते हैं। ठीक है, बट अब एग्जाम्पल्स की बात करें ना, तो एग्जाम्पल्स में हमारा 1 पार्टी सिस्टम में तो एग्जाम्पल हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, और 2 पार्टी सिस्टम में हमारा एग्जाम्पल हो जाता है लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन। तो जिन लोगों ने ये करा तो उन्हें तो 2 नंबर मिल जाएंगे, पर जो लोग हमारे थोड़े महारथी थे, पढ़ के नहीं गए होंगे एग्जाम्पल, तो उनके लिए यहाँ पर 1 नंबर की बात बन सकती है। हाउ डू डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अराइज। तो देखो इस क्वेश्चन को शुरू करना था आपको पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की डेफिनेशन देके, फिर आपको कहना था कि ये जब ही होता है जब हमारे पास मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। आप उसके बाद एक एग्जांपल दे सकते थे कि अगर मुझे जूता बेचना है, गेहूँ लेना है, तो ऐसा कुछ भी आप वहाँ पे एग्जांपल दे सकते थे और फिर समझा सकते थे कि ऐसे होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की कंडीशन अराइज। तो देखो यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैक्सिमम टाइम जो बच्चों को लगा होगा, मैक्सिमम वो था हमारा 10:30 से 11 बजे तक का टाइम, और जो मिनिमम लगा होगा वो मेरे ख्याल से 20 मिनट लगे होंगे, यानी 10:50 तक। अच्छा बताना कमेंट में कितने बच्चों ने मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार मैप पहले करा था पेपर में, मैप पहले बिल्कुल सॉल्व करके रख दिया था। बताना, मैं आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, तो कितने बच्चों ने ऐसा करा प्लीज़ मुझे बताना। अब देखो बात करें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो इसमें भी यार कुछ नहीं खास आया था भाई। देखो पहला आया कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों ही विड्रॉ करा। तो देखो हमें पता थी कि साफ साफ NCERT में लिखा है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस वाले टॉपिक के जस्ट 3-4 लाइन में कि महात्मा गांधी फेल दैट मूवमेंट वॉज टर्निंग नॉन वायलेंट इन, ठीक है, वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड द सत्याग्रह नीड टू बी ट्रेन प्रॉपरली बिफोर दे कुड लेड अ सच वाइड स्प्रेड मूवमेंट, तो दैट्स वाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो यार यही इसमें पॉइंट्स लिखने थे, 2-3 पॉइंट आपको 3 नंबर आपके पक्के हो जाते। ठीक है, बी इसका क्वेश्चन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट करी। भाई ये तो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही था कि 1913 से 1918 में बिल्कुल प्राइजेस, ठीक है, डबल हो गई, इनकम टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई और अपना इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया था, तो क्रॉप फेलियर हो गया। ठीक है, ये सब आप कंडीशंस लिख सकते थे वहाँ पर, जिससे कि आपका बढ़िया ये क्वेश्चन बन जाता 3 नंबर के लिए।
अब आया था एनालाइज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन तो वही बच्चा करके गया होगा जिसने टॉपिक समझा होगा, और मेरी जो इसकी वन शॉट आई थी, कौन सा चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो जिसने देखी होगी वही आसानी से कर पाया होगा कि सर हमारा डेमोक्रेसी से ये तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो एक गुड गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, पर ये नहीं कर सकते कि वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करे। ठीक है, तो अगर हम देखें रेट्स में 1950 से 2000 तक, तो उसमें डिक्टेटरशिप क्या कहते हैं डेमोक्रेसी कंट्रीज़ के बीच में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट था उसमें काफ़ी डिफरेंस है, डेमोक्रेसी पीछे थी। पर इसके कारण की वजह से हम डेमोक्रेसी को पीछे मतलब एज अ ऑप्शन छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ पर इनके डेवलपिंग रेट्स जो थे वो नेग्लिजिबल थे, मतलब रेफरेंस उसमें नेग्लिजिबल था, डेमोक्रेसी साथ साथ ही चल रही थी नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स के। तो बस हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी वो नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स के पीछे ना रहे। तो जो बच्चा ये करके आया होगा ना, इसमें उसे 3 नंबर टीचर, बेटा तू ले जा यार, तू मेरे पास आया थे तो ले जा, तो कुछ नहीं था यार, कौन सा डेमोक्रेसी में एनालाइज करना था, तुम ये कह सकते थे। एक्सप्लेन द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट और अपना इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड भी कराए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर बस आपको ये लिख के आने थे, उनकी डेफिनेशन लिखनी थी, उसमें कुछ भी खास नहीं था। मतलब मैं कहता हूँ पेपर यार काफ़ी आसान बनाया है आप लोगों का, मेरे को देख के पहले तो विश्वास नहीं हुआ। अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये भी है ना, बहुत आसान आए थे, बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन किन के लिए आसान थे ये, जिनको कंसेप्ट आता था अच्छे से। कंसेप्ट नहीं आता था वो इसमें कुछ नहीं उखाड़ सकते थे, बिल्कुल कहूँ तो बस टिंडे की जड़ भी नहीं। तो देखो भाई, पहला 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसमें था हमारा 5 मेजर चैलेंजेस क्या फेस कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। देखो डायनेस्टिक सक्सेशन है हमारा उसके थ्रू, ठीक है, और हमारा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस है, और अपना क्या कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक है, और मजी एंड मसल पावर है। तो ये सब चैलेंजेस है फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया है, ठीक है। ऑर्डिनरी लोगों को रास्ता नहीं मिलता टॉप तक जाने का, तो ये सारे आप कुछ वहाँ पे लिख सकते थे। ट्रांसपेरेंसी नहीं है पार्टी के काम में बिल्कुल भी। बी पॉइंट आया था इसका कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो इसमें तुम्हें जस्टिफाई में क्या ही लिखने थे सर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम सारे फंक्शंस लिख सकते थे इसमें, बिल्कुल लिख सकते थे। टीचर तुम्हें एकदम ये दे देगा 5 नंबर, जाओ खुश रहो मजे करो, ठीक है। 10th क्वेश्चन आया था हमारा फर्स्ट, ठीक है, जो चॉइस में था वो था कि हाउ ओवर मार्केट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल। तो देखो जिन बच्चों ने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर का ना अपना इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट पेज था वो पढ़ा होगा कि पहले सड़कों पे से फियाट दिखती थी, एम्बेसडर दिखती थी, पहले यहाँ पर एक ब्रांड नहीं थे, वो ब्रांड नहीं थे, तो कुछ तो लाइनें हमें इसमें वहाँ से उठानी थी और फिर बाकी की लाइनें हमें खुद से बना के लिख देनी थी। लेकिन अगर हम अब देखें तो ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारा पूरा मार्केट में प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ हो रहा है, ठीक है, MNCs आ गई हैं जिनसे हमारा कई सारी कंपनीज बढ़ गई हैं, हमें वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस देखने को मिला है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करके हमारा मार्केट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते थे, ठीक है। बी पार्ट इसका आया था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैसे इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। भाई जिन्होंने मेरे वन शॉट की वीडियो देखी थी ना सिर्फ 20 मिनट वाली, वो तो ऐसे एकदम रौंद आए होंगे, क्वेश्चन को रौंद आए होंगे भाई साहब। तो को उसमें क्या ही लिखना था, पहला वे था कि वो खरीद लेती हैं, दूसरा था जॉइंटली सेटअप करती हैं प्रोडक्शन, तीसरा था कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्ट देती हैं। अब इसमें आपको तीनों के नीचे थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन जरूर देना था तीनों का। अगर आपने लिखा कि वो खरीद लेती हैं तो उसमें आपको एग्जाम्पल तो देनी था, तो आप कारगिल फूड्स और पराग फूड्स का दे सकते थे, ठीक है। और अगर आपको लिखना था वो क्या कहते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्लेस ऑर्डर करने वाला, तो आप गारमेंट फैक्ट्रीज, स्पोर्ट्स वियर का आप एग्जांपल दे सकते थे। बाकी आपको लिखना था कि जॉइंटली सेटअप प्रोडक्शन, तो आप आनंद महिंद्रा ने जैसे कोलैबोरेशन करी थी अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, आप उसका एग्जांपल दे सकते थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते थे, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं गया था। और हाँ, एंड में जिन्होंने NCERT की वो लाइन लिख दी होगी कि इन दिस वे MNC एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, सो हैंस दे इंटरलिंक द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो बेसिकली ये आप जिन्होंने लिखा होगा उन्हें इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो एक कंक्लूजन भी देना चाहिए ना। अब ये आई थी हमारी केस स्टडी, देखो इसी में बस थोड़ी जानती पूरे पेपर में, मैंने तो पूरा पेपर देखा, मुझे तो इसी में जान लगी कि हाँ भाई ये कुछ आया है सॉल्व करने लायक चीज़। तो देखो अब इसमें बच्चों को क्या दिक्कत आई, क्या है इसका मतलब। तो देखो इसमें आपको हेल्प मिलनी थी इस केस स्टडी में अगर आपने इसकी हिंदी पढ़ी होगी। इसमें बोला गया था कि महात्मा गांधी ने कहा कि लोग पैसिव रेजिस्टेंस को वेपन ऑफ वीक बताते हैं, यानी कायरों का हथियार। पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि निष्क्रिय विरोधता, निष्क्रिय विरोधता, विरोधता अपोजिशन, निष्क्रिय यानी हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अगर आप इससे मतलब निकालें तो उसका मतलब बैठता है नॉन वायलेंस। तो मतलब लोग नॉन वायलेंस को कायरों का हथियार बताते हैं और कहते हैं जो असली पावर होती है वो पैसिव रेजिस्टेंस में नहीं होती है, वो तो एक मूवमेंट चलाने में होती है।
ठीक है, लड़ाई दंगे करने में होती है। पर गांधी जी ने कहा देखो ये है सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस, चाहे हम इसमें निष्क्रिय विरोधिता कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जो इसकी पावर है ना वो एक एक्टिव फॉर्म में सामने आ रही है। जैसे अगर हम वो एक एक्टिव हमारा मूवमेंट बन रहा है वहाँ पर, जब हम सत्याग्रह लेड करते हैं, चाहे हम कुछ भी नहीं करते हैं, पर जो हमारी पावर उस समय फॉर्म होती है वो एक एक्टिव पावर होती है, जो कि उस समय वर्क कर रही होती है, पैसिव पावर नहीं होती है, एक्टिव पावर होती है। तो जो लोग वहाँ पर लिख आए होंगे, जब आपको अभी हम क्वेश्चन पे देखते हैं तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आया था, हाउ एज गांधी जी डिस्क्राइब पैसिव रेजिस्टेंस। तो जिन लोगों ने लिखा होगा कि गांधी जी ने कहा पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब गांधी जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस तो कायरों का हथियार है, पर जो पैसिव रेजिस्टेंस की जो पावर होती है ना वो पैसिव फॉर्म की नहीं होती है, उसका जो नेचर होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, वो हमें एक्टिवली शो होती है। ठीक है, इसलिए हमारा पैसिव रेजिस्टेंस में बहुत पावर होती है। तो ऐसे गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस को डिस्क्राइब करा था। और आप एंड में लाइन लिख सकते थे कि साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट हुआ था वो पैसिव नहीं, वो एक्टिव ही था। ठीक है, चाहे वो पैसिव सिर्फ उसके नाम में है, लेकिन असलियत में वो एक्टिव चीज़ है, वो एक्टिव पावर है उसमें। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा चाहिए था वहाँ पे समझने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बच्चे शायद नहीं समझ पाए होंगे, पर कोई बात नहीं, आगे से आप देख लीजिएगा। अब देखो जो पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट गांधी जी ऑर्गेनाइज इन साउथ अफ्रीका, आप डायरेक्टली ले सकते तो उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, या उन्होंने एक पैसिव रेजिस्टेंस मतलब एक का मूवमेंट वहाँ पर चलाया था। ठीक है, वाई सत्याग्रह कंसिडर्ड एज प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह को प्योर सोल फोर्स क्यों माना। तो देखो भाई, सत्याग्रह को प्योर सोल फोर्स इसलिए माना है बिकॉज सत्याग्रह इज एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, एंड ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल, तो दैट्स व्हाई सत्याग्रह इज कंसिडर्ड एज प्योर सोल फोर्स। तो बहुत ही आसान था इसका आंसर, बस जो थोड़ा था पॉइंट वो पैसिव रेजिस्टेंस डिस्क्राइब करने में था, तो शायद यहाँ पर कोई बच्चों गलत हो गया, पर कोई बात नहीं यार, दिल से मत लगाओ। अब देखो ये तो बहुत आसान केस स्टडी आई थी, मतलब मैं देख के यार मतलब आंसू आ गए यार, तो इतनी आसान आई थी। देखो यार क्या ही था, दो चैलेंजेस फेस करने थे। क्या था, स्टिफ सिंथेटिक कंपटीशन मिल रहा है हमें सिंथेटिक फाइबर से, और बाकी कॉम्पिटिटर से कंपटीशन मिल रहा है। एंड नेशनल जूट पॉलिसी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, सब कुछ लिखा है लाइन से, इंश्योरिंग गुड प्राइस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग क्वालिटी, मतलब क्या ही और देंगे यार तुम्हें, क्या आंसर नीचे लिख के दे दें बस। हाउ एज जूट इंडस्ट्री वंस अगेन ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो तुम्हें इसमें लिखना था कि जो ग्लोबल कंसर्न था ना हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के लिए, तो उन्होंने क्या एक बार दोबारा जूट के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए, तो वो भी लास्ट की 2-3 लाइन में आपको आंसर मिल जाना था। मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा इसमें, बस पैसिव रेजिस्टेंस पे थोड़े बच्चे दुखी हुए, पर कोई बात नहीं यार, कभी कभी होता है। देखो इन क्वेश्चन पे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा पेपर चाहे तुम नहीं कर पाओ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करा करो, क्योंकि पूरी तो चीज़ तुम्हें आती है, पर जो नहीं आता, जिसमें तुम्हारा असली दिमाग टेस्ट होता है कि वो कितना काम कर सकता है, तो वो होते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, जिन बच्चों को अपना दिमाग शार्प करना है। वो जो रट्टू होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अब देखो भाई, आया था तुम्हारा मैप, जो कि था बहुत आसान भाई। इसका आंसर था कलकत्ता, सितंबर 1920। मैंने जो रैप बनाया था ना इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स का रैप गाना, उसमें मैंने साफ बताया था। ठीक है, तो जिन्होंने सुना होगा उन्हें मज़ा आ गया होगा। तारापुर तुम्हें मार्क करना था, कालपक्कम करना था, दोनों ही बहुत आसान थे, एक ईस्ट में था एक वेस्ट। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत आसान आया था। देखो मैप पर कुछ भी नहीं था, जो बच्चे अगर करके गए होंगे ना यार उन्हें कुछ नहीं लगा होगा, तो मैं जिन्होंने सबसे पहले करा होगा मेरी बात मानी होगी, वो और फायदे मेरे होंगे। अब एक कंक्लूजन दिया जाए तुम्हारे पेपर का, एसएसटी का पेपर हो गया, तो देखो पेपर आसान था। एक पैसिव रेजिस्टेंस वाला टॉपिक अगर हम छोड़ दें, बहुत आसान पेपर आया था। जिन बच्चों ने अगर कम भी पढ़ाई करी होगी तो वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन सोच रहा था खतरनाक लेवल के, वैसे कुछ नहीं आए, तो तुम सब बच गए। अब हो गया पेपर, अगर कुछ गलती हो गई तो यार कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई या कोई डाउट है तो लाइक करो और कमेंट में बताना पहले डाउट। ठीक है, और हाँ एक उम्मीद रिक्वेस्ट है, देखो तुम सब के लिए सिर्फ सब्सक्राइब एक टच होता है, बट हमारे लिए सब्सक्राइब की बहुत अहमियत होती है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ प्लीज़। ठीक है।